नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और साथ ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सिखाना और स्वयं थोड़ा सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो आज हम कक्षा 9वीं के दूसरे पाठ लहासा की ओर का सारांश पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यह एक यात्रा वृतांत है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है। और लहासा एक जगह का नाम है जो तिब्बत की राजधानी है। यात्रा वृतांत से तात्पर्य है कि जब हम यात्रा करते वक्त यात्रा में होने वाली घटनाओं और जो हम देखते हैं और जो महसूस करते हैं या फिर जो भी हमारे आसपास यात्रा के दौरान होता है उसे हम लिखते हैं, ठीक है। जिसमें लेखक राहुल एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की अपनी यात्रा के अनुभवों का वर्णन किया है, जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो आइए पाठ को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। मैं आपको सारांश बता दूं तो यह पाठ लेखक की तिब्बत यात्रा का वर्णन करता है। उस समय तिब्बत जाने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, तो लेखक अपने साथियों के साथ लहासा की ओर कर रहे थे यात्रा। रास्ते में उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके क्षेत्र, नदियां और कठिन मार्ग मिले। यात्रा के दौरान वे तिब्बती लोगों के जीवन, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को भी देखते हैं। लेखक बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना कितना कठिन होता है। कई बार उन्हें मौसम की मार, दुर्गम रास्तों और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर वे साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से लेखक ने तिब्बत की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के लोगों के सरल जीवन का सुंदर चित्रण किया है। तो मैं आपको बता दूं कि लेखक ने 1930 ईस्वी में यह यात्रा की थी और उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का वेश धारण किया था, जिसमें उनके साथी सुमति भी उनके साथ जा रहे थे, ठीक है। और साथ ही उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत को वही समय लिखा था। अब हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फर्री कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो लेखक कहते हैं जब वो यात्रा कर रहे थे तो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता से वो जा रहे थे। और कहते हैं कि जब फर्री कलिंगपोंग एक कस्बा का नाम है, एक जगह का जिसे हम मार्ग भी कह सकते हैं, मतलब कोई कस्बा से होकर मार्ग जाता है ना, वही समझ लीजिए, ठीक है। तो वह रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। नेपाल से तो जाया करता ही था हर चीज़, लेकिन हिंदुस्तान यानी हमारे भारत देश के भी सामान उसी रास्ते से जाया करती थी, ठीक है। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। लेखक कहते हैं कि इस रास्ते से सिर्फ व्यापार नहीं होता था, सिर्फ चीज़ों का और सामग्री का आना जाना नहीं, बल्कि ये सैन्य रास्ता भी था। सैनिक रास्ता यानी जो हमारे मिलिट्री और सुरक्षा बल है ना, वही, ठीक है। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। वो कहते हैं कि उस रास्ते में जगह जगह पर सैनिकों के ठहरने के लिए घर बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें कभी चाइना के सैनिक रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। वे कह रहे हैं कि अब तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे सैनिक रहा करते थे, वो गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। वे कहते हैं कि दुर्ग एक जगह है, उसके कुछ भाग में, मतलब अगर वहाँ पे किसान बस गए थे तो वहाँ पे थोड़ा आबादी दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। वे कह रहे हैं कि ऐसा ही एक परित्यक्त अर्थात जो त्याग दिया गया हो, जहाँ पे कोई रहता ना हो, छोड़ा हुआ घर, सुनसान घर, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। एक चीनी किला था, मतलब चीनी सैनिकों का एक किला था या फिर घर था या फिर मकान जो था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की भी बातें हैं। वे कहते हैं कि एक परित्यक्त किला पे वे रुकते हैं चाय पीने के लिए और साथ ही बताते हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं। उन्हें थोड़ा कठिनाइयों का और समस्याओं का
सामना करना पड़ता है यात्रा के दौरान, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, आराम की बातें भी हैं। जैसे कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। वे कह रहे हैं कि तिब्बत में छुआछूत जैसा जात पात से कुछ नहीं होता, उसका सवाल ही नहीं है, और औरतें तो पर्दा करती ही नहीं है। ये उस ज़माने की बात है जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस ज़माने हमारे देश में तो घूंघट प्रथा बहुत ही ज़्यादा विद्यमान थी, बहुत ज़ोरों शोरों से मानी जाती थी। पर उस समय तिब्बत में घूंघट प्रथा जैसा ऐसा कोई बात नहीं था, ठीक है। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। मतलब जो वहाँ से आते जाते थे रास्ते वाले, रास्ते में चलने वाले, उनको वे घर के अंदर नहीं आने देते थे चोरी के डर से। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। वे कह रहे हैं कि नहीं तो आप घर के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे इतना खुला और आज़ाद था कि जो यात्रा के दौरान जो यात्री होते थे, जो वेशभूषा में होते थे भिखमंगों की, उन्हें बहुत जो एकदम निम्न दर्जे के होते थे, उन्हें बस थोड़ा संदेह किया जाता था चोरी के डर से, वरना किसी को भी कोई मना ही नहीं था घर आने का, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, कह रहे हैं लेखक। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे आप बिल्कुल अनजान हो, वे आपको नहीं पहचानते हो, कोई भी जान पहचान ना हो, अपरिचित मतलब बिना जान पहचान वाला लोग, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह अपने लिए उसे पका देगी, मतलब वह आपके लिए उसे पका देगी, मतलब आप उन्हें पकाने के लिए कह सकते हैं चाय, और वो आपको बना के देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की रोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। आप उसे सामग्री दे दीजिए चाय बनाने की, आपको पूरा तैयारी करके बना के आपको चाय पीने को दे देगी। वो कह रहे यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। वहाँ इतनी खुली और इतनी आज़ादी थी कि आप उनके किचन में जाके भी आप उनसे चाय बनवा सकते हैं बैठ के। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वे बता रहे हैं कि कैसे वहाँ चाय बनाया जाता था, ठीक है। अब आगे लेखक कहते हैं, परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब अनुमति या फिर परमिट बोल सकते हैं। जब हम किसी ऐसे अनजान जगह में जाते हैं जहाँ पे जाने की मनाही होती है, या फिर जान का भी जगह होता है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें कुछ पत्र नोटिस या परमिट की ज़रूरत पड़ता है, जिसे हम लेके जाते हैं, जिससे दिखाने पे ही हमें वहाँ जाने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। तो लेखक और उनके दोस्त के पास भी थी होगी कोई भी पत्र, वो कह रहे कि हम दोनों चीटें उसे दे दिए, वो परमिट दे देते हैं उन्हें, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर नहीं था कि लेखक अकेले यात्रा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आपको बता दूँ कि लेखक अपने दोस्त के साथ यात्रा कर रहे थे, जिनका नाम था सुमति, ठीक है। तो सुमति एक बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। तो यहाँ पे जो भिखमंगे शब्द आया है ना, वो वही पैसा मांगने वाले या भीख मांगने वाले से तात्पर्य नहीं है, भिक्षु से तात्पर्य है। जो बौद्ध धर्म के सादे कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं ना, जो अपना जीवन एकदम सिंपल तरीके से यापन करते हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के रूप में सुमति थे, मतलब सुमति भी एक भिक्षु थे, और उन्हीं के साथ उसी का वेश धारण करके, वैसे ही वेश धारण करके हमारे लेखक भी यात्रा कर रहे थे, ठीक है। आगे वो कहते हैं, यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकिन जब वो 5 साल पहले इसी रास्ते पे आए थे तो भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। मतलब एक अच्छा इंसान, अच्छा कपड़ा पहन के वो आए थे, किंतु
उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि जब वे सुमति से नहीं मिले थे, उनसे दोस्ती नहीं हुई थी, उन्हें वो नहीं जानते थे, तो वह इसी रास्ते आए थे 5 साल पहले। तो उन्हें अच्छा कपड़ा पहनने, अच्छे इंसान के तौर में आने के बावजूद भी जगह नहीं मिला गया था रहने के लिए। ठीक है, आगे वे कहते हैं कि और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, मतलब उस समय का जो कार्य था उनकी सोच विचार और मानसिकता पर ही निर्भर है। ठीक है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास के दुरुस्त रहते हैं। वे कह रहे हैं कि खासकर शाम को छंग यानी एक तरह का पेय पदार्थ पीकर बहुत कम लोग होते हैं जो होश हवास में ठीक ठाक सही रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं, अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। ठीक है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। वे कह रहे हैं कि डांडा एक बहुत ऊंचा जगह है। ठीक है, जहाँ पे 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव या फिर कोई भी रहने की जगह नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। कहते हैं कि नदियों के मोड़ और पहाड़ के कोने इतने बड़े बड़े हैं कि आदमी तो दिख ही नहीं सकता दूर दूर तक। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। कहते हैं कि डाकुओं चोर डकैत के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। समझ रहे हैं आप लोग? फिर आगे कहते हैं लेखक, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ एक चीज़ तो बहुत अच्छी थी तिब्बत में, कि वहाँ पर्दा का प्रथा नहीं था और जाति पाति छुआछूत ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ बस एक चीज़ की कमी थी कि वहाँ पुलिस प्रशासन की कमी नहीं थी। वहाँ चोर डाकुओं की आबादी और चोरी डकैती वाला जो कार्य है बहुत देखा जाता था। ठीक है, वहाँ इतने चोर डकैत थे कि पहले वो इंसान को मारते थे कि उसके बाद चेक करते थे कि उसके पास क्या है नहीं है। ठीक है, तो वही वे बता रहे हैं। उसके बाद देखते कि कुछ पैसे है या नहीं। ठीक है, हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। देखा, मैंने कहा ना कि वहाँ पे कानून ही नहीं था, वहाँ पे पुलिस प्रशासन जैसा कोई वहाँ सिस्टम ही नहीं था, इसीलिए वहाँ के लोग हर घर में डंडा मतलब लाठी जैसे पिस्तौल रखते थे अपने पास। हर घर के लोग बंदूक लिए घूमते फिरते थे। आगे लेखक कहते हैं, डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। जैसे कि कह रहे हैं ना कि पहले लोगों को मार दिया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है कि उनके पास लूटने के लिए क्या है, कुछ सामान है भी नहीं। फिर कहते हैं कि डाकू उन्हें ना मारे तो खुद उनकी जान पे भी आ पड़ती है, उनके जान को भी खतरा होती है। ठीक है, आगे वे कहते हैं कि वो फिलहाल ही सुने थे पिछले साल ही थोंगल्ला के पास खून हो गया था, किसी की हत्या हो गई थी। शायद खून हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। ठीक है, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। जब उन्हें और दूर जाना था, 16-17 मील से भी ज़्यादा चलना था, तो वे कहते हैं कि अब पैदल बहुत चल लिया। वे अपने दोस्त से कहते हैं, सुमति से, कि चलो अब आगे का सफ़र हम घोड़े में बैठ के करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते आगे क्या होता है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। वे घोड़े कर लेते हैं और घोड़े से जाते हैं। ठीक है, डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। दक्षिण से यहाँ तात्पर्य है दक्षिण। ठीक है, और पूरब से पश्चिम है यहाँ जो
पश्चिम हम कहते हैं उसको पश्चिम कहा गया, दक्षिण को दक्षिण कहा गया है। ठीक है, वे कह रहे हैं कि हिमालय के पहाड़ लंबे लंबे सफ़ेद चले गए थे। ठीक है, पीछे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, दिखने वाले देखने जो दिख रहे थे। ठीक है, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। ठीक है, पहाड़ों में एक देवता का स्थान भी था, जिसे बताया जा रहा है कि जानवरों के सींगों और पत्थरों के ढेरों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। वे तो चढ़े एक बार सबसे शुरू में घोड़ों के साथ, उसके बाद अब उन्हें उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। वे कह रहे हैं कि उनका घोड़ा धीमा चलने लगा उतराई के समय। ठीक है, कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकी व कश्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है दोनकी व कश्तों, तो वह एक स्पेनिश उपन्यासकार है। ठीक है, अगर आप पाठ के अंतिम में देखेंगे शब्दों का अर्थ उसमें दिया गया हुआ है। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि वह उन्हीं की भांति झूमता हुआ चला जा रहा था। अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं उन्हीं की भांति अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। वे कह रहे हैं कि उनका घोड़ा इतना दुर्बल, इतना कमज़ोर हो गया था कि बाकी लोग चलते चलते आगे बढ़ गए और उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चल गया। वे कह रहे हैं फूट रहे थे, मतलब एक जगह वो ऐसे जगह पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे रास्ते थे, 2-3 रास्ते थे। ठीक है, तो जब वहाँ पे गए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि कौन रास्ता जाना है। बहुत सारे रास्ते इधर उधर मुड़ के जा रहे थे, तो उसी को बोल रहे हैं कि वो बहुत सारे रास्ते फूट रहे थे। तो वे कंफ्यूज हो गए और गलत रास्ते में चले गए, और वे गलत रास्ते इतने दूर चले गए कि वो 1-1.5 किलोमीटर आगे चले गए। ठीक है, फिर आगे वह कहते हैं, आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। ठीक है, फिर लौटकर उसी को पकड़ा। वे कहते हैं कि 1-1.5 किलोमीटर आगे चलने गलत रास्ते में चले जाने के बाद वो पीछे फिर घूर के आते हैं और फिर दाहिना पकड़ के फिर वही रास्ते को चले जाते हैं। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। 4-5 बजने वाला था, पर वह कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे थे गांव से। ठीक है, तो पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। सुमति के बारे में कह रहे हैं क्योंकि सुमति मंगोले थे। ठीक है, मंगोल भिक्षु थे और अब तो अब पूरे गुस्से में थे, क्योंकि वह पीछे रह गए थे ना लेखक, और सारे उनके दोस्त सुमति और जो भी उनके साथ जो यात्रा कर रहे थे वो आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, और वे पीछे रह गए थे, तो सुमति आगे आके उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसीलिए वो गुस्सा हो गए कि आखिर वो इतने देर से कर क्या रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। कंडे फूट डाले मतलब कंडे जो उपले होते हैं ना गोबर के, जिन्हें हम सुखा के आग जलाने के लिए तैयार करते हुए कंडे बोल रहे हैं। ठीक है, फूट डाले यानी जला डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लेखक बताते हैं कि उन स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें लग रहा था कि वे अब रात को ही आएंगे, लेकिन वो जल्दी आ गए क्योंकि उनके घोड़े की स्थिति या फिर
हम कह सकते हैं कि हालत ठीक नहीं थी, जो ज़ोर से चल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो फिर ये बातें सुन के सुमति गुस्सा तो होते हैं, लेकिन ये बातें सुन के तुरंत शांत भी हो जाते हैं। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान मतलब अपने जान पहचान के लोग। ठीक है, पहले चाय सत्तू खाया पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ठीक है, पहले उन्हें चाय सत्तू दिया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा। आपने तो थुक्पा सुना ही होगा, आजकल बहुत हमारे इंडिया में भी खाए जाते हैं, वायरल होते हैं, आप वीडियो सब में देखते होंगे। एक प्रकार का हम कैसे कैसे नूडल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सब्जी मिले हुए रहते हैं और जो सूपी होता है, जो पीते हैं और खाते भी हैं। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वे कहते हैं कि आसपास में गांव के सुमति के कितने ही जान पहचान के लोग यजमान, मतलब एक भिक्षु थे ना, तो सभी के घर वो जाया करते थे, तो उनकी जान पहचान थी। और कहते हैं कि पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे गंडे मतलब झंडा। ठीक है, झंडा ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे बता रहे हैं कि कैसे बोध गया से लाए गए कपड़े से गंडे बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, तो लेखक कहते हैं कि उन्हें लगा कि वे हफ्ता भर तो उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। वह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ वहाँ गंडे दे देंगे, वहाँ वहाँ झंडा दे देंगे, आसपास के गाँव में अभी मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच रुपए दे दूँगा। वे कह रहे हैं कि इसके लिए मैं लहासा पहुँच आपको रुपए दे दूँगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। क्या ढूंढने की कोशिश की? भरिया। ठीक है, आगे वे कहते हैं, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। ललाट मतलब माथा। ठीक है, फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर क्या बोलते हैं, सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से काम नहीं होता, मतलब राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। ठीक है, जैसे हर धर्म में धार्मिक पुस्तक होता है, वैसे बौद्ध धर्म में भी एक धार्मिक पुस्तक होता है। उसी के बारे में लेखक बात कर रहे हैं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होगी।
क्या बोलते हैं 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 शेर मतलब वही लगभग 14-15 केजी, मतलब 1 केजी 1 शेर, ठीक है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। वे कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वो पुस्तकें पढ़ने में रम गए, मतलब ऐसे वो पुस्तकों में भीतर घुस गए, मतलब वो इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें कुछ का आभास ही नहीं था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। और यहीं पे कहानी की समाप्ति होती है, ठीक है।